राजकीय महाविद्यालय बारा के राजनीति विज्ञान विभाग से मैं डॉक्टर राकेश वर्मा सहायक आचार्य हूँ। इस ई कंटेंट में बीए सेकेंड ईयर के छात्र छात्राओं का ऑनलाइन क्लासेस में स्वागत करता हूँ। बीए सेकेंड ईयर में पुस्तक भारतीय राजनीतिक व्यवस्था इंडियन पॉलिटिकल सिस्टम में आज हम जो टॉपिक ले रहे हैं उसका नाम है राज्य के नीति निर्देशक तत्व। पिछली कक्षाओं में हमने राज्य के नीति तत्वों के बारे में हल्का अध्ययन किया था। आज कुछ महत्वपूर्ण अनुच्छेदों के बारे में अध्ययन करेंगे। भारतीय संविधान के भाग 4 में अनुच्छेद 36 से 51 तक राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख किया है। इन्हें हमने आयरलैंड के संविधान से स्वीकारा है। नीति निर्देशक तत्व हमारे संविधान की एक प्रमुख विशेषता है। भारत तथा आयरलैंड को छोड़कर विश्व के अन्य किसी भी देश के संविधान में इस प्रकार के निर्देशक तत्वों का उल्लेख नहीं किया है। भारतीय संविधान निर्माताओं ने लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना के लिए इन नीति निर्देशक तत्वों को समाहित किया है। हमारी पुस्तक भारतीय राज्य व्यवस्था, इसमें हम नीति निर्देशक तत्वों के बारे में अध्ययन कर रहे हैं। नीति निर्देशक तत्व हमारे राज्य के प्रमुख सिद्धांत उपस्थित करते हैं, जिनके पालन द्वारा देश के नागरिकों का सामाजिक, आर्थिक एवं नैतिक उत्थान हो सके। इस प्रकार भारतीय संविधान की प्रस्तावना द्वारा भारत के नागरिकों को समानता, स्वतंत्रता, न्याय की जो संकल्पना है वह इन आदर्श को क्रियान्वित किए जाने पर पूर्ण हो सकती है। देश में वास्तविक रूप से सामाजिक और आर्थिक प्रजातंत्र को स्थापित इन्हीं नीति निर्देशक सिद्धांतों के माध्यम से किया जा सकता है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को भारतीय संविधान की अनोखी विशेषता कहा है। यह आयरलैंड के संविधान से हमने प्राप्त की है। अब हम नीति निर्देशक में मुख्य रूप से बात करते हैं आज अनुच्छेद 38।
राज्य लोक कल्याण की अभिवृद्धि के लिए सामाजिक व्यवस्था बनाएगा जिससे नागरिक को सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक न्याय मिलेगा। हमारे संविधान निर्माताओं ने लोक कल्याणकारी राज्य की भावना को दिल में संजोए हुए भारत के संविधान में ऐसे प्रावधान किए जिससे सभी को सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय, विचार, व्यक्ति आदि की स्वतंत्रता हो और लोक कल्याणकारी राज्य स्थापित हो, ऐसी व्यवस्था अनुच्छेद 38 में संविधान में वर्णित है। अनुच्छेद 39 इस अनुच्छेद में समान न्याय और निःशुल्क विधिक सहायता, समान कार्य के लिए समान वेतन का प्रावधान इस अनुच्छेद में किया गया है। अनुच्छेद क में राज्य प्रत्येक स्त्री और पुरुष को समान रूप से जीविका के साधन उपलब्ध कराने का प्रयत्न करेगा। राज्य देश के भौतिक संसाधनों के स्वामित्व और नियंत्रण की ऐसी व्यवस्था करेगा कि अधिक से अधिक सार्वजनिक हित हो। अनुच्छेद 39 ख सार्वजनिक धन का स्वामित्व तथा नियंत्रण इस प्रकार करना ताकि सार्वजनिक हित का सर्वोत्तम साधन हो सके। अनुच्छेद 39 ग धन का समान वितरण राज्य इस बात का भी ध्यान रखेगा कि संपत्ति और उत्पादन के साधनों का इस प्रकार केंद्रीकरण न हो कि सार्वजनिक हित को किसी प्रकार की हानि पहुंचे। प्रत्येक राज्य प्रत्येक नागरिक को, चाहे वह स्त्री हो या पुरुष हो, समान कार्य के लिए समान वेतन का प्रावधान करेगा। राज्य श्रमिक पुरुषों और स्त्रियों के स्वास्थ्य और शक्ति तथा बालकों के सुकुमार अवस्था का दुरुपयोग न हो, इनको ध्यान कर राज्य बच्चों तथा युवाओं के शोषण से तथा भौतिक या नैतिक प्रत्याग से रक्षा की जाएगी। अगला अनुच्छेद 40। अनुच्छेद 40 में ग्राम पंचायतों के गठन का प्रावधान किया गया। हमारे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी का सपना था कि भारत गांवों का देश हो और ग्राम पंचायतों का गठन किया जाए। शासन सत्ता ऊपर से नीचे की तरफ न चल करके नीचे से ऊपर की ओर जाए, ऐसी व्यवस्था संविधान में गांधी जी ने सोची थी। उसको ध्यान में रखकर 73वां संवैधानिक संशोधन अधिनियम 1993 में पंचायती राज जो का गठन के बारे में प्रावधान किया है। अगला अनुच्छेद है 41। कुछ दशाओं में काम और शिक्षा और लोक सहायता पाने का अधिकार। राज्य अपने आर्थिक संसाधनों के अनुसार और विकास की सीमाओं के भीतर यह प्रयास करेगा कि सभी नागरिक अपनी योग्यता के अनुसार रोजगार व शिक्षा पा सकें।
एवं बेकारी, बुढ़ापा, बीमारी या असमर्थता आदि दशाओं में सार्वजनिक सहायता प्राप्त कर सके, ऐसा राज्य करेगा। अगला अनुच्छेद है 42, काम की न्याय संगत और मनोचित दशाओं तथा प्रसूति उपबंध। राज्य ऐसा प्रयत्न करेगा कि व्यक्तियों को अपनी अनुकूल अवस्थाओं में ही कार्य करना पड़े तथा स्त्रियों को प्रसूति सहायता के लिए उपबंध का प्रावधान किया जाए। अनुच्छेद 43, कामगारों मजदूरों के लिए निर्वाचन मजदूरी तथा कुटीर उद्योगों को प्रोत्साहन। राज्य इस बात का प्रयत्न करेगा कि कृषि और उद्योग में लगे हुए सभी मजदूरों को अपने जीवन निर्वाह के लिए यथोचित वेतन मिल सके, उनका जीवन स्तर ऊंचा उठ सके, वे अवकाश के समय का उचित उपयोग कर सके तथा उन्हें सामाजिक और सांस्कृतिक उन्नति का अवसर प्राप्त हो सके तथा राज्य का यह भी कर्तव्य हुआ कि गांवों में व्यक्तिगत तथा सहकारी आधार पर कुटीर उद्योगों को प्रोत्साहन दे। अगला अनुच्छेद है 44। अनुच्छेद 44 नागरिकों के लिए एक समान सिविल संविधान। इसमें यह दर्शाया गया है कि संविधान के अंतर्गत राज्य सभी को समान मानता है। राज्य संपूर्ण भारत के लिए एक समान सिविल संहिता का प्रावधान करेगा, ऐसा इस अनुच्छेद में दर्शाया गया है। अगला अनुच्छेद 46। अनुच्छेद 46 में अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के शिक्षा तथा अर्थ संबंधी हितों की अभिवृद्धि के कार्य करेगा। इसमें राज्य जनता के दुर्बल वर्गों, विशेषतः अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के शिक्षा तथा अर्थ संबंधी हितों की विशेष सावधानी से उन्नति करेगा और सामाजिक अन्याय तथा सभी प्रकार के शोषण से उसकी रक्षा करेगा। अगला अनुच्छेद है 47। अनुच्छेद 47 पोषाहार स्तर, जीवन स्तर को ऊंचा करने तथा लोक स्वास्थ्य का सुधार करने का राज्य का कर्तव्य होगा। राज्य लोगों के जीवन स्तर और स्वास्थ्य को सुधारने के लिए प्रयत्न करेगा तथा इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए औषधि में प्रयोग किए जाने के अतिरिक्त स्वास्थ्य के लिए हानिकारक मादक द्रव्यों तथा अन्य पदार्थों के सेवन पर प्रतिबंध लगाएगा। अगला अनुच्छेद है 48। अनुच्छेद 48 में कृषि एवं पशुपालन
के बारे में प्रावधान किया है। राज्य कृषि और पशुपालन को आधुनिक एवं वैज्ञानिक बनाने का प्रयास करेगा। विशेष रूप से दुधारू पशु और वाहक पशुओं की नस्लों के संरक्षण और सुधार के लिए तथा उनका वध रोकने के लिए कदम उठाएगा। अनुच्छेद 48 के अनुच्छेद 48 के में राज्य पर्यावरण का संगठन तथा संवर्धन और वन एवं वन्य जीवों की रक्षा का कार्य करे। इसमें राज्य का यह दायित्व होगा कि जो पर्यावरण है उसकी रक्षा के लिए पर्याप्त संसाधन उपलब्ध कराएगा और जो जंगलों में निवास करने वाले वन्य जीव, पशु, पक्षी, इनको संरक्षण प्रदान करेगा, जिससे इनकी जातियां विलुप्त न हो। अगला अनुच्छेद है अनुच्छेद 49। राज्य राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों, स्थानों और वस्तुओं का संरक्षण प्रदान करेगा। इसके तहत राज्य प्रत्येक स्मारक, कलात्मक या ऐतिहासिक रुचि के स्थानों को जिसे संसद ने महत्व का घोषित कर दिया हो तथा वो महत्वपूर्ण हो राष्ट्र के लिए, उसकी रक्षा करने का प्रयत्न करेगा। अगला अनुच्छेद 50। अनुच्छेद 50 में कार्यपालिका एवं न्यायपालिका को पृथक किया है। इस अनुच्छेद की महत्व, जो न्यायपालिका के अधिकार क्षेत्र हैं उनको न्यायपालिका तक सीमित रखा है तथा जो कार्यपालिका का अधिकार क्षेत्र है उसको कार्यपालिका के अधिकार क्षेत्र में सीमित रखा है। राज्य की लोक सेवाओं में न्यायपालिका को कार्यपालिका से पृथक करने के लिए राज्य कदम उठाएगा, उनको अलग अलग रखेगा, जिससे दोनों के अधिकार क्षेत्रों पर अतिक्रमण ना हो। अगला अनुच्छेद है अनुच्छेद 51, अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की अभिवृद्धि। अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा संबंधी निदेशक तत्वों के बारे में है। इसके अनुसार राज्य अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र के आदर्शों को प्राप्त करने के लिए कार्य करेगा, जिसमें अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा में वृद्धि, राष्ट्रों के बीच न्याय और सम्मानपूर्ण संबंध बनाने, राष्ट्रों के आपसी व्यवहार में अंतर्राष्ट्रीय कानून और संबंधों या संधियों के प्रति आदर का भाव बढ़ाने, अंतर्राष्ट्रीय झगड़ों को मध्यस्थता द्वारा सुलझाने को प्रयत्नशील रहेगा और इन झगड़ों को सुलझाने में प्रोत्साहन प्रदान करेगा। अगला अनुच्छेद है अनुच्छेद 350 का। इसमें प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा देने का प्रावधान होगा। इस अनुच्छेद के माध्यम से यह प्रस्तावित किया गया है कि बच्चों को प्राथमिक रूप से जो शिक्षा प्रदान की जाए वह उनकी मातृभाषा, उनकी क्षेत्रीय भाषा, जिससे वो जल्दी उस
विषय को समझ सके और पढ़ सके, ऐसा प्रयत्न राज्य करेगा। राज्य संविधान के अन्य भागों में भी राज्य के लिए कुछ हैं, जैसे राज्य भाषाई अल्पसंख्यक वर्ग के बालकों को शिक्षा के प्राथमिक स्तर पर उनकी जो मातृभाषा है ऐसी व्यवस्था करेगा कि वो अपनी मातृभाषा में अपना अध्ययन कर सके। अनुच्छेद 351 हिंदी को प्रोत्साहन देना। संघ का यह कर्तव्य है कि वह हिंदी भाषा के प्रचार और प्रसार के विकास के कार्य करेगा। संविधान में नीति तत्व को अपनाया, जिसमें हमें राज्य के जो कर्तव्य हैं उसके बारे में ज्ञात हुआ। नीति निस्तत्व 25वें संवैधानिक संशोधन द्वारा नीति निस्तत्वों को मूल अधिकार पर अभिभावी बनाया गया। इसके लिए संविधान में अनुच्छेद 31 ग जोड़कर प्रावधान किया गया कि यदि अनुच्छेद 39 ख और ग में वर्णित नीति निर्दिष्ट तत्वों को क्रियान्वित करने के लिए राज्य द्वारा कोई विधि बनाई जाती है तो उसे इस आधार पर न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती कि वह अनुच्छेद 14 से 19 में प्रत्याभूत किसी मूल अधिकार का अतिक्रमण करता है। केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य में इस संशोधन को संवैधानिक घोषित किया गया। 42वें संवैधानिक संशोधन द्वारा 31 ग में संशोधन कर भाग 4 के सभी निरीक्षक तत्वों को मूल अधिकारों पर प्रभावित प्रदान किया गया था, किंतु मिनर्वा मिल्स बनाम भारत संघ के मामले में 42वें संवैधानिक संशोधन को असंवैधानिक घोषित कर दिया गया था, क्योंकि उससे संविधान का मूलभूत ढांचा नष्ट हो रहा था। इसमें कहा गया कि मूल अधिकार तथा नीति निर्दिष्ट तत्व एक दूसरे के पूरक हैं, क्योंकि नीति निर्देशक तत्व वे लक्षण हैं जिन्हें हम प्राप्त करना तथा मूल अधिकार वे हैं साधन हैं जिनके माध्यम से हम उन लक्ष्यों को प्राप्त किया जा सकता है। अतः एक को दूसरे पर पूर्णतः वरीयता नहीं दी जा सकती। न्यायालय ने यह भी कहा कि भाग 3 तथा भाग 4 के माध्यम से मध्य सामंजस्य तथा संतुलन संविधान का आधारभूत ढांचा है। इस प्रकार हमने आज नीति निर्देशक तत्वों के बारे में बात की। नीति निर्देशक तत्वों में के बारे में के.टी. शाह ने कहा है कि राज्य का नीति निर्देशक तत्व ऐसा चेक है जो बैंक की सुविधा अनुसार अदा की जाएगी। आज की क्लासेस में मैं डॉक्टर राकेश वर्मा राजनीति विज्ञान विभाग से आपको धन्यवाद देता हूँ। थैंक यू।